हाय डियर गाइस, उम्मीद तो आप सब खैरियत से होंगे। आज एक टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। उस टॉपिक का इन्वान है क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान। तो आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में ओवरव्यू भी बता चलूँ, और उससे पहले क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, वेदर क्या है, इसके बारे में भी आपको मैं बताता चलूँ। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे वेदर क्या है। वेदर रिफर्स टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर ए स्पेसिफिक एरिया। वेदर वही होती है जो एक दिन मुख्तलिफ होती है, दूसरे दिन वही नहीं रहती है, तीसरे दिन उससे भी दूसरी होती है। तो क्या, और वो होती है एक स्पेसिफिक एरिया पे। जैसे आज कराची में दूसरी वेदर होगी, इस्लामाबाद में दूसरी वेदर होगी, ये क्या होगा, स्पेसिफिक एरिया होगा। इस लाहौर में दूसरी होगी। कभी जो लाहौर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और कराची का टेम्परेचर थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन या कम होगा या ज़्यादा होगा। या तो इस्लामाबाद का जो वहाँ बारिश होगी तो कराची में नहीं बारिश होगी। अगर बदीन में बारिश होगी तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें बारिश नहीं होगी। कहीं पे तो थंडर स्टॉर्म भी होंगे। धरती के किसी भी कोने में ये हालात हो सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डे टू डे। मीन्स के अपडेट जो हमें मिलती है एक डे की मिलती है, दूसरे दिन दूसरी होती है। ये होगी वेदर, ये हमारी है वेदर। उसके बाद है क्लाइमेट। क्लाइमेट चेंज रिफर्स टू इसका है मीन्स के सिंपली क्लाइमेट चेंज बाद में, पहले क्लाइमेट हम आपको बताते चलेंगे। रिफर्स टू लॉन्ग टर्म रीजनल और इवन ग्लोबल एवरेज ऑफ टेम्परेचर, सनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल पैटर्न ओवर सीजन, ईयर और डिकेड्स। तो क्लाइमेट चेंज उससे कहते हैं जो जैसे कि जो वेदर थी उसके बिल्कुल ये एंटी मुख्तलफ जो है। देखो, जब हम जो सर्दी की सीज़न आती है तो सर्दी जो उसका पीरियड है उसके ज़्यादा हो जाती है। 4 दिन जो 4 मंथ जो हमारे हैं सर्दी के, तो सर्दी 5 मंथ में हो जाती है। और सर्दी वाले मौसम में बारिशें होती है। जब टेम्परेचर हमारा जहाँ कम होना चाहिए वहाँ बढ़ जाता है, ये क्या है, खुश्कसाली हो जाती है। ये सारे हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से। इससे कहते हैं क्लाइमेट जो लॉन्ग टर्म हो, रीजनल, पूरे रीजनल तक, या उसको ग्लोबल सतह पे भी कहा जाता है। आपको ये भी बताता चलूँ कि उसमें सीज़न जो है वो बढ़ जाती है। और जो फ्लड्स आती है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, ख़ासकर जो हमारे मखसूस इलाके हैं जैसे कि सिंध में और बलूचिस्तान में, पहले जो 2-3 मंथ पहले आया था सैलाब आया था। ये सैलाब अगर हमने क्लाइमेट चेंज पे कंट्रोल नहीं किया तो डिकेड्स यानी हर 10 साल के बाद, 8-10 साल के बाद आता ही रहेगा। और सीजन्स बढ़ जाएंगे, मे बी ये पर ईयर भी आ सकता है। और उसके बाद क्लाइमेट चेंज खुद क्या है, पहले आपको बताया वेदर क्या है, उसके बाद क्लाइमेट क्या है, उसके बाद क्लाइमेट चेंज क्या है। अब आपको ये बताता चलूँ कि रिफर्स अनयूजुअल शिफ्ट्स इन वेदर पैटर्न रिगार्डिंग टेम्परेचर, रेनफॉल, स्नोफॉल दैट आर स्पेसिफिक काज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो हमारी मुख्तलिफ किस्मों की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड जाती है जो ओजोन को इफेक्ट करती है। वैसे बहुत सारे सोर्स हैं जो हमारे जो एक्टिविटीज़, उसमें टेम्परेचर बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है और सारी CFC बढ़ती है। स्नोफॉल जो है वो हो जाता है, कभी रेनफॉल हो जाता है, कभी बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं। जब मौसम नहीं होती है, सीज़न नहीं होते हैं बारिशें, तो बारिश की तो बारिश आ जाती है। जब सर्दी की सीज़न नहीं होती है तो उस टाइम भी सर्दी हो जाती है। या तो सर्दी की सीज़न है जो वो ज़्यादा हो जाती है, उसका टाइम पीरियड बढ़ जाता है। इसे कहते हैं क्या, क्लाइमेट चेंज। उसके बाद है क्लाइमेट चेंज है, उसका जो ओवरव्यू क्लाइमेट चेंज है इन पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज कैसा है। सबसे पहले द कॉन्सिक्वेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज इंक्लूड्स इंटेंस ड्राफ्ट, वाटर स्कैर्सिटी, फॉरेस्ट फायर, पीपल डिस्प्लेसमेंट राइजिंग। तो कॉन्सिक्वेंट के लिहाज से हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज के, तो क्या होगा, इंटेंस ड्राफ्ट, खुश्कसाली बढ़ जाती है। वाटर स्कैर्सिटी मीन्स के
पानी की कमी हो जाती है, फॉरेस्ट फायर जो दरख्त है वो जलने लगते हैं, पीपल अपने जो प्लेस हैं वो चेंज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट होते हैं, सी लेवल है वो बढ़ जाती है, ग्लेशियर भी मेल्ट होते हैं और फ्लडें आती है, स्टॉर्म आते हैं, बायोडाइवर्सिटी जो डिक्लाइन होती है। ये सारे किसके असरात है? ये सारे हमारे क्लाइमेट चेंज के असरात है। वो क्लाइमेट चेंज क्यों होती है? वो हमारे इंसान ज़ात की मुख्तलिफ डेंजरस एक्टिविटीज़ की वजह से होती है। तो उसके बाद है ग्लोबल फ्रेमवर्क, ये आप ही पढ़ लें, मैं आगे चलता है। तो क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट कंट्रीज, तो क्लाइमेट चेंज है और हमारे जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं उसमें क्लाइमेट चेंज का किरदार कैसे है। डेवलपमेंट कंट्रीज आर द लेस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। जो हमारे क्लाइमेट चेंज पे जो असरात हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से आते हैं, जो उनमें हमारे जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ है वो कम रिस्पॉन्सिबल है, बट टेरिबल इफेक्टेड, मतलब कि जो वो रिस्पॉन्सिबल तो कम हैं लेकिन नुकसान उनका है, जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ है उनका ही होता है। द डेवलपमेंट कंट्रीज इमिट ओनली 10% कार्बन डाइऑक्साइड। 10% जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे माहौल में जो हमारे क्लाइमेट चेंज को बनाती है, हमारे जो सीजन्स हैं, हमारा जो ओजोन लेयर है, ऐसे मुख्तलिफ बहुत सारे उनको डैमेज करती है। अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, वो ये सारा जो है उसमें जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है, CFC है, बहुत सारे दूसरे PSM भी है, जो हमारा माहौल है उसको गंदा करते हैं और उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होती है। तो उसमें जो हमारा डेवलपमेंट कंट्रीज़ है वो सिर्फ 10% कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, बाकी जो 90% रिमेंस है पार्ट, वो सारा जो डेवलपमेंट जो कंट्रीज़ है वो करते हैं। 4 factors make development countries more vulnerable to climate change। क्लाइमेट चेंज के जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ है उनके 4 फैक्टर है, जैसे कि जोग्राफिकल लोकेशन होती है तो वहाँ कहीं क्लाइमेट चेंज वहीं होता है। सोशो इकोनॉमिक वीकनेस भी होती है क्लाइमेट चेंज की वजह से। डेंसिटी पॉपुलेशन की वजह होती है इसकी क्लाइमेट चेंज की। इकोनॉमिक वीक होगी तो ज़ाहिर ये क्लाइमेट चेंज आएगा। पॉपुलेशन की ज़्यादा होगी तो भी क्लाइमेट चेंज आएगा। लेस कैपेबिलिटी अडॉप्ट विद क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है। उसके बाद है इन डेवलपमेंट कंट्रीज बिकम मोर डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्स। जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं वो इसलिए इसका जो नुकसान है वो भुगतते हैं क्योंकि वो नेचुरल जो सोर्स हैं उन पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि खेती बाड़ी है, बहुत सारे नेचुरल सोर्स हैं उन पे डिपेंड करते हैं। और जो वाटर का फ्लो होता है वो भी नेचुरल सोर्स होता है, और जो फसलें होती हैं वो भी नेचुरल सोर्स पे होती हैं। इसीलिए वो क्लाइमेट चेंज का नेचुरल सोर्स पे पहले ही इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद है हमारा क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट कंट्रीज। ये टॉपिक कंटिन्यू है। ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज कैन पुश मिलियन पीपल्स इनटू एक्यूट पॉवर्टी ड्यू टू वाटर शॉर्टेज फॉर इरिगेशन। ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज है वो हमारे जो लोग हैं, पीपल्स हैं, उनको धकेल देता है। एक्यूट पॉवर्टी मीन्स के गुर्बत ज़्यादा हो जाती है, उनमें लॉन्ग टर्म हो जाती है गुर्बत। आपको मैंने पहले बताया था कि इरिगेशन जो हमारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है उसमें अगर हमारा जो नेचुरल सोर्स है पानी वाला इंडस रिवर है, अगर इसको बंद किया जाए तो हमारे कितने जो नुकसान होगा, इसकी वजह से एक्यूट पॉवर्टी जो है बढ़ जाती है। आपको ये भी बताता चलूँ कि अफ़गानिस्तान के जो हमारे फार्मर्स हैं वो क्लाइमेट चेंज की जो ड्राट है उसको सेकंड फेस है, सेकंड ईयर क्लाइमेट चेंज है। उसके अकॉर्डिंग तो हम देखेंगे तो ड्राट की वजह से पूरे वर्ल्ड में जो हमारे पीपल्स है वो 19 मिलियन पीपल्स आर फेस्ड फूड शॉर्टेज। जो हमारा फूड शॉर्टेज है, जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जिसमें फूड जो तो प्रोड्यूस होता है वो बहुत कम हो गया, क्योंकि हमारे आबादी तो बढ़ गई, हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ गई, तो 90 मिलियन पीपल्स जो
वो फेसिंग कर रहे हैं फूड शॉर्टेज के प्रॉब्लम से, मसलों से। अकॉर्डिंग टू जर्मन वॉच, पाकिस्तान है जो जर्मन वॉच के मुताबिक पाकिस्तान है 7th मोस्ट क्लाइमेट चेंज इफेक्टेड कंट्री। क्लाइमेट चेंज जो कंट्रीज़ है उनमें से 7वें नंबर पर हमारा पाकिस्तान है जर्मन वॉच के मुताबिक। पाकिस्तान हीट वेव्स, ड्राउट, फ्लैश फ्लड, स्लाइडिंग एंड सी स्टॉर्म्स, ये सारे जो है हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से आते हैं। जो हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो ऑलमोस्ट 90% ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन इरिगेशन फ्रॉम ग्लेशियर फीड रिवर इंडस एंड इट इज ट्रिब्यूटरीज। जो हमारा इंडस रिवर है, इंडस वैली जिसे कहा जाता है, उस पे हमारा जो 90% से भी ज़्यादा 95% में कहता हूँ कि जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर फील्ड है, वो उस पर ही डिपेंड करता है। जो हमारा दरियाए सिंध है उसमें तो फास्टर ग्लेशियर मेल्ट होते हैं। क्लाइमेट की चेंज की वजह से जो ग्लेशियर होते हैं वो फास्टर मेल्ट होते हैं, हाई टेम्परेचर हो जाता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है, शिफ्टिंग सीज़न हो जाती है। सीज़न वो उसका मालूम नहीं होता है कब, जब सर्दी की मौसम हो तो ज़्यादा सर्दी हो जाती है, गर्मी मौसम हो तो गर्मी भी ज़्यादा हो जाती है। ये सारे किसके वजह से होते हैं? क्लाइमेट चेंज की वजह से होते हैं। उसके बाद जो आपको बताना है, इंडस रिवर सिस्टम इज़ कंसिडर्ड एज द वाटर लाइफ ऑफ द पाकिस्तान। जो हमारा दरियाए सिंध है वो पाकिस्तान की वाटर लाइफ लाइन है, वो कहा जाता है उसे। द इंडस बेसिन इज रिगार्डेड एज द मोस्ट वाटर स्टेटेड बेसिन इन द वर्ल्ड। सो ये सारे चीज़ें जो वो इफ़ेक्ट होती है, और मेल्ट ज़्यादा हो गए, ग्लेशियर ज़्यादा मेल्ट होंगे तो भी हमारे फ्लड्स होंगी। अगर कम वक्त में वो मेल्ट हो जाएंगे, बाद में अगर पानी नहीं आएगा तो भी हमारे नुकसान होंगे। वो किसकी वजह से होंगे? वो होंगे हमारे क्लाइमेट चेंज जो हमारा इफेक्ट है इसकी वजह से होंगे। उसके बाद है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान के बारे में आपको बताता चलूँ कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इंक्रीज वेरिएबिलिटी ऑफ मानसून है जो वो उनके तादाद ज़्यादा हो जाती है। अब पहले जो हमारे मानसून अभी इस साल भी आए थे वो बहुत ख़तरनाक थे, हिमालयन ग्लेशियर से होते। इंडस रिवर सिस्टम पे भी इफ़ेक्ट होता है उसकी वजह से, मानसून की वजह से भी होता है। मानसून भी क्लाइमेट चेंज के वजह से आता है। तो पाकिस्तान इज़ फेसिंग फ्रीक्वेंट फ्लड्स इन द इंडस रिवर बेसिन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। यही बात पहले वाली है कि पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारा इंडस रिवर है सिस्टम उसको डैमेज कर रहा है। लाइफ ऑफ 17 मिलियन पीपल्स इज रिस्क ऑन ड्यूरिंग मानसून्स। जो मानसून्स का प्रो सिस्टम है उसमें जो 17 मिलियन पीपल हैं वो रिस्क, उनकी ज़िंदगी है वो रिस्की है। इससे क्या होगा? उसके बाद जो हमारे वो 170 पीपल्स है जो वो उनकी लाइफ है वो रिस्क पे है। उसमें क्या होगा? ह्यूमन का लॉस होगा, इकोनॉमिक लॉस होगा, पावर्टी राइज होगी, गुर्बत ज़्यादा हो जाएगी, लाइव स्टॉक कम हो जाएगा, क्रॉप्स डैमेज हो गए। ये सारे हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से होंगे। उसके बाद सी लेवल राइज हो जाता है। सी लेवल राइज बढ़ जाता है, ये हमारे ग्लेशियर जो है मेल्ट हो जाएंगे तो सी लेवल बढ़ेगा। ट्रीट टू कोस्टल एरियाज ड्यू टू प्रोजेक्टेड सी लेवल राइज एंड इंक्रीज साइक्लोन एक्टिविटीज ड्यू टू हायर सी सरफेस टेम्परेचर। अगर हमारा जो समुंदर है उसकी जो सरफेस टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगी तो जाहिर है उसकी एक्टिविटीज़ में भी फ़र्क आएगा। अगर एक्टिविटीज़ जो हमारे सी की है, सी लेवल की एक्टिविटीज़ जो बढ़ जाएगी तो क्या होगा? साइक्लोन होंगे, तूफानें आएंगे, खतरात होंगे बहुत सारे। उसके बाद द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन अर्बन सी हैज़ इंक्रीज 10 टाइम्स ड्यूरिंग द लास्ट 20 ईयर।
अगर हम देखते चलें कि 2006 से आज तक जो हमारा अरबिन सी है जो पाकिस्तान की कोस्ट लाइन पे है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, उसमें से 10 जो टाइम्स है उसका पानी में ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, पानी इंक्रीज़ हुआ है, उनकी जो लेवल है वो 10 टाइम्स ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर आगे वाले जो 20 साल है उसमें 10 टाइम बढ़ेगा तो ज़ाहिर ये नुकसान होंगे। और इसकी जो साइक्लोन के जो मेजर रिस्क है वो कौन सी है? पहले कराची है जो को हमारी किनारे पे है, इसके अरबिन सी के किनारे पे है, उसको पहले क्लाइमेट चेंज का जो असरात होंगे वो किस पे होंगे? मेजर रिस्क पे है, कराची पे होंगे। ये हमारे फ्लड्स हैं, ये 7-8 साल जिसे हम 10 साल के डिकेड्स कहते हैं उसमें भी आ रही है। हमारा ये तजुर्बा भी है, जैसे 2010 में आया था, उसके बाद यही आया है फ्लड अभी जो 2 साल में चल रहा है, पहले भी आया था। ये सारा किस लिए होता है? ये सारी वजह इसकी है क्लाइमेट चेंज। सी लेवल राइज इंक्रीजिंग इन द कोस्टल लैंड, इरेशन मास माइग्रेशन होगी, लिमिट फिशिंग होगी, डिस्ट्रॉय कोस्टल इकोसिस्टम का जो है वो डिस्ट्रॉय होगा, इरोशन होगा, माइग्रेशन लिमिट है जो वो बढ़ जाएगी, लोग जो है एक जाए छोड़कर दूसरी जाए ऐसे भटकते रहेंगे। ये सारा असर किसका होगा? क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, उसकी वजह से जो साल्ट वाटर है इंट्रेंस कैन बी कंटामिनेटिंग फ्रेश वाटर। जो साल्टी वाटर है तेज़ाबी, वो हमारा जो फ्रेश वाटर पीने के लायक है उसको क्या करेगा? उसको भी कंटामिनेट करेगा, उसको भी पीने के लायक नहीं छोड़ेगा। अगर उससे मिल जाए तो जाहिर ही उसको डिस्ट्रॉय करेगा। उसके बाद है फूड डर्थ। फूड डर्थ मीन्स के फूड की कमी। सिंपल वर्ड्स में आपको बताता चलूँ कि एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेलनरेबल सेक्टर ऑफ इज़ इफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान। जो आपको पहले ही बताया था कि पाकिस्तान का जो 19% है वो किस पे डिपेंड है? इस पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे, एग्रीकल्चर फील्ड पे है। और उस एग्रीकल्चर फील्ड को अगर इफेक्टेड किया जाए क्लाइमेट चेंज की वजह से तो कितना नुकसान तो होगा। एडवर्स आपको इसका अंदाज़ा आपको होगा। एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज़ ऑन फूड सिक्योरिटी एंड लिवलीहुड। जो फूड डर्थ है उसकी कमी होगी, फूड की कमी होगी तो क्या होगा? ये सारे मसले राइज होंगे, टेम्परेचर राइज होगा, चेंज क्लाइमेट पैटर्न होगा, एक्सट्रीम वेदर होगी और वाटर शॉर्टेज होगा, मे बी रिड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जाहिर है अगर पानी कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, पानी भी ज़्यादा होगा तो भी एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है, हमारे जो प्रोड्यूसर मिलती है, फसलें मिलती प्रोड्यूस होती हैं, वो उनका तादाद में उनके जो मिकदार है उसका उनमें कमी आ जाएगी। क्रॉप्स रिडक्शन होगा, जैसे कि वेट है राइस है और मेज़ के ज़्यादा, और आर्ड है, सेमी आर्ड है एंड रेन फीड एरियाज इन पाकिस्तान। जो हमारी ये सारी फसलें, इसके अलावा भी सारी फसलें हैं, उनमें जो है क्या होगा? रिडक्शन होगा, कमी हो जाएगी क्रॉप्स में। पाकिस्तान इकोनॉमी हैज़ पंच्ड हेवीली बाय द कंटिन्यूस स्पेल ऑफ द ड्राउट एंड द रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज मेनली इन बलोचिस्तान एंड सिंध। हाँ, ये भी आपको बताता चलूँ कि पंजाब और दूसरे जो सूबे हैं और जो भी कोने कोने मुल्क के, उनमें से ज़्यादा अफेक्टेड जो हमारे क्लाइमेट चेंज पे होते हैं वो किस पे होते हैं? बलोचिस्तान एंड सिंध पे। क्रॉप्स रिडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग immense loss of poultry and other animals causing general deficiency of food। मीन्स के जो क्रॉप्स की जो कमी होगी उससे क्या होगा? लॉस ऑफ पोल्ट्री के जो उसके कमी होगी, मीट कम होगा और सारे एनिमल्स जो है उनका जनरली डिफिशिएंसी, फूड की डिफिशिएंसी होगी तो उसका क्या होगा? उसकी बॉडी स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। हमारा जो है आप अंदाज़ा लगाएं कि
एक बच्चा सेहतमंद है जिसे अच्छा खासा जो फूड मिल रहा है वो सेहतमंद होगा। जो गरीब लोग हैं जहाँ जिसको नहीं मिलता है अच्छा खाता, वो उसकी और उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसका भी डिफरेंस होगा। उसके बाद है हमारा लैंड स्लाइडिंग। लैंडस्लाइडिंग द नॉर्दर्न रीजन ऑफ पाकिस्तान आर severely by the frequent landsliding due to heavy rainfall and cloud burst। जो हमारा नॉर्दर्न पाकिस्तान का नॉर्दर्न रीजन है उस पर ज़्यादा बारिशें होती हैं, क्लाउड बर्स्ट होते हैं। किसकी वजह से? वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से। वो हमारा पूरा नॉर्दर्न रीजन है जो पाकिस्तान का, वो सारा इफेक्टेड होता है। किसकी? उसमें लैंडस्लाइडिंग होती है। लैंडस्लाइडिंग ये भी एक क्लाइमेट चेंज की वजह से होती है जो लैंडस्लाइडिंग हमारी। उसके बाद लैंडस्लाइडिंग डैमेज होती है, लेकिन कम्युनिटीज़ है जो उसको डैमेज करती है। लैंड होल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी जो उसको भी चेंज करती है। ट्रांसपोर्टेशन में जो तब्दीली होती है, ह्यूमन लॉस होता है, डिसलाइन होता है, टूरिज़्म जो है वो भी उसका जो लाइनिंग है डिसलाइन हो जाती है। ये हमारा का सारा काज का है। ये भी हमारी क्लाइमेट चेंज भी हमारी एक्टिविटीज़ पे होती है और वो असरात पे ऐसे ही असरात छोड़ती है जो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होती है। मोरेवर डिफॉरेस्टेशन जो हमारे यहाँ मीन्स के जो हमारा फॉरेस्ट सिस्टम है उसको डिफॉरेस्ट मीन्स के कम किया जाए। वो एक्सपोज सरफेस लैंड ऑफ लैंड इरोशन है जो हमारा उसको भी सरफेस एक्सपोज करता है, ठीक। विच फर्दर इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ लैंडस्लाइडिंग। जो हमारा डिफॉरेस्टेशन जो सरफेस है वो एक्सपोज होता है, उसके बाद हो गया उसके वजह से जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ लैंडस्लाइडिंग है उसका जो मिकदार है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लैंडस्लाइड की जो सतह बढ़ जाती है, लैंडस्लाइड ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक है। उसके पहले आपको वो ये भी बताना चलूँ कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? Biodiversity is all different kind of life located in one area, variety of animals, planets, fungi and microorganisms that make our natural world। मीन्स के जो हमारे पूरी इन्वायरमेंट में छोटे बड़े एनिमल्स हैं जिसमें पूरे हमारे एरिया में जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, फंजाई है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सारे मिल के एक नेचुरल वर्ल्ड बनाते हैं। और आगे क्या कहता है, ईच ऑफ दीज स्पेसीज एंड ऑर्गेनिज्म वर्क्स टुगेदर टू मेंटेन बैलेंस इकोसिस्टम। जो हमारे एनिमल्स हैं जिसमें प्लांट्स आता है, फंजाई आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आते हैं, वेराइटी है, मुख्तलिफ किस्मों के एनिमल्स मिलते हैं, प्लांट, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये मिलकर हमारा एक नेचुरल वर्ल्ड बनाते हैं। और इसकी जो वर्क इसका इन सारे स्पीशीज और ऑर्गेनिज्म का जो काम है वो मिलके अगर करेंगे तो इकोसिस्टम को मेंटेन करेगा। अगर ये एक कम होगा दूसरा ज़्यादा होगा, एक कम होगा दूसरा ज़्यादा होगा, फंजाई ज़्यादा होंगे, प्लांट्स ज़्यादा होंगे, एनिमल कम होंगे, तो भी हमारे जो नेचुरल वर्ल्ड है उस पर अफेक्ट हो सकता है। ये सारे अगर बैलेंस एक ही सतह पे काम करेंगे तो उस पर हमारा जो इकोसिस्टम है वो भी बैलेंस होगा। उम्मीद है तो आपको बायोडाइवर्सिटी का मीन्स के जो हमारे सारे एलिमेंट है हमारे जो इन्वायरमेंट में सारे जो एनिमल्स है, प्लांट है, फंजाई है, वो मिल के एक नेचुरल वर्ल्ड बनाते हैं जिसे बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। तो उसके बाद है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का कम होना। नो ह्यूमन कैन एग्जिस्ट विदाउट बायोडाइवर्सिटी। जो हमारा इंसान ज़ात है वो बायोडाइवर्सिटी के अलावा नहीं रह सकती। पाकिस्तानीज बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम आर बीइंग सीवियरली अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। ये भी हमारी जो बायोडाइवर्सिटी इसकी कमी होना, इसके जो सतह उसमें कम हो जाना, बायोडाइवर्सिटी की कमी होना, ये भी
इकोसिस्टम की कमी होना, ये भी क्या है, क्लाइमेट चेंज जो है इसका इफेक्ट होगा। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगी और इकोसिस्टम भी बैलेंस नहीं होगा। आगे बोलता है लॉन्ग स्पेल ऑफ हॉट वेदर आर इफेक्टिंग थर एंड चोलिस्तान डिजर्ट काजिंग डेथ टू लाइव स्टॉक। जो थर डिजर्ट है और चोलिस्तान डिजर्ट है, ये भी जो वेदर है, गर्मियों की मौसम है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वह हाई होता है, तो वहाँ क्या थर, और पहले गर्मी की वजह से थर डिज़र्ट और चोलिस्तान डिज़र्ट ही इफेक्टेड होते हैं, जिसमें बहुत सारे नुकसान होता है। लाइव स्ट्रोक होता है, डेथ लाइव स्ट्रोक है जो वो डेथ होता है, बहुत सारे मसले हो जाते हैं। वाइल्ड लाइफ इन पाकिस्तान इज़ आल्सो सफरिंग फ्राम फूड सिक्योरिटी। वाइल्ड लाइफ में बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, वो भी फेस कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी, जो फूड की कमी है उसको फेस कर रहे हैं, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है वो फूड पे इफेक्ट कर रहा है, फूड की कमी हो रही है, उसकी वजह से हम इंसान ज़्यादा तो फेस कर रहे हैं। मिलियन पीपल तो फूड की स्कैर्सिटी को फेस कर रहे हैं, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ है पूरी वो भी फेस कर रही है हमारे साथ। आउटब्रेक ऑफ डिजीज एंड डिफिशिएंसी वेदर प्रोटेक्टर सोइलिंग इन द रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो लेक ऑफ रेनफॉल इन थर एंड चोलिस्तान हैज़ नाम कर रही है। अच्छा, तो आगे क्या है, लेक ऑफ रेनफॉल इन थर एंड चोलिस्तान हैज़ आल्सो ड्राइड मेनी ग्रेजिंग लैंड्स। जो थर डिज़र्ट है और चोलिस्तान डिज़र्ट है, उसका जो पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम के अलावा जो एनिमल्स हैं, जो उस वहाँ जो लोग रहते हैं, उसका दारोमंदार उसका वो भी डिपेंड किस पे करता है, रेनफॉल पे। अगर रेनफॉल होती है तो वहीं फसलें होती हैं, और अगर नहीं रेनफॉल होती है तो कुछ फसलें भी नहीं होंगी, फसलें नहीं होंगी तो एग्रीकल्चर जो सिस्टम डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, पीपल डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे। तो अब क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ थरपारकर और चोलिस्तान में या तो ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सिस्टम डिस्टर्ब होता है, या तो लेक ऑफ रेनफॉल होती है, कमी हो जाती है, लॉस हो जाती है हमारा जो इससे रेनफॉल की वजह से बरसात में जो आती हैं, बारिशें आती हैं, उसकी वजह से अगर कम आई तो भी नुकसान, ज़्यादा आई तो भी नुकसान हो जाता है। ख़ास करके जो अमूमन यही इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, पहले थर और चोलिस्तान टॉप पे होते हैं, बाद में जो अदरवाइज जो प्रोविंस सतह होती है प्रॉब्लम जो है, तो प्रोविंस सतह से अदर डिस्ट्रिक्ट में कम होती हैं, लेकिन इन जो डिज़र्ट है इनमें से ज़्यादा होती है। रिसेंडिंग ग्लेशियर मीन्स के ग्लेशियर इन पाकिस्तान ओवर 680 स्क्वायर किलोमीटर, 13,680 स्क्वायर किलोमीटर जो हमारा ग्लेशियर है वो कवर करता है किलोमीटर, विच एज 13% माउंटेन रीजन ऑफ द कंट्री। जो माउंटेन रीजन है हमारा 100% है, उसका भी 13% जो है माउंटेन रीजन मीन्स जो पूरे जाबलू इलाके हैं उनमें से 13% रीजन है इलाके हैं वो कवर करता है क्या, ग्लेशियर इन पाकिस्तान की तरह। इन द रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज विथ टेम्परेचर राइज ग्लेशियर इन हिमालयाज आर रिसेंडिंग देन इन एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हिमालयाज जो ग्लेशियर है वो रिसेंड हो रहा है किसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, ड्यू टू राइज टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। हिमालयाज जो पूरा एक सिलसिला है वो क्या हो रहा है, रिसेंडिंग हो रहा है। ग्लेशियर जो हमारा है हिमालयाज, वो जो एक दुनिया का बड़ा हिस्सा है, हिमालयाज रीजन जो ग्लेशियर है वो दुनिया में बड़ा जो एक पार्ट कंसिडर किया जाता है। दिस ग्लेशियर मेल्ट इन हिमालयाज विल इंक्रीज फ्लड्स नेक्स्ट 2 और 3 जो डिकेड्स हैं। मीन्स जो अगर इसकी जो मेल्ट होना, ग्लेशियर की जो पिघल जाना, ग्लेशियर्स हैं उनमें ज़्यादा पानी निकलना की वजह से जो हमारे फ्लड्स हैं वो
1 या 2 डिकेड्स मीन्स हर 10 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 20 साल के बीच में फ्लड्स आते ही रहेंगे अगर हमने कंट्रोल नहीं किया। पहले भी आपको बताया था मैंने कि अगर हमने क्लाइमेट चेंज पे कंट्रोल नहीं किया तो डिकेड्स मैंने कि 2 और 1 डिकेड्स 3 डिकेड्स के बीच में, डिकेड्स मीन्स 10 साल के बीच में उसका जो एक ना एक फ्लड आएगी, या तो साइक्लोन आएगा या तो थंडरस्टॉर्म आएगा, क्या कोई ना कोई आफत आएगी। किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से। एंड आफ्टर दैट सीवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर। हाँ, यही बात भी इम्पोर्टेंट है कि अगर वो जो ज़रूरत से ज़्यादा पिघल रहा है तो ज़ाहिर है उनमें जो वाटर की स्कैरसिटी है वो कम हो जाएगी, वाटर स्कैरसिटी हो जाएगी। तो बाद में पहले तो ज़्यादा पानी आएगा, बाद में इतना नहीं आएगा जो ज़रूरत को पूरा करे। उसके बाद एक फॉरेस्ट एक किस्म का है जो हमारा पाकिस्तान में होता है जिसका नाम है मैंग्रोव्स। उसके बारे में डिप्लेशन ऑफ मैंग्रोव्स फॉरेस्ट के बारे में बताता चलूँ कि मैंग्रोव्स फॉरेस्ट इन पाकिस्तान कोस्टल रीजन एक्सटेंड 1200 हेक्टार्स। तो मैंग्रोव्स एक फॉरेस्ट है जो पाकिस्तान के कोस्टल रीजन है उसको 1,32,000 हेक्टार्स को कवर करता है, और जो कंट्री फॉरेस्ट एरिया है उसका ओनली 3% शेयर करता है जो हमारा मैंग्रोव्स फॉरेस्ट है। अच्छा, आगे बताता चलूँ कि मैंग्रोव्स का किरदार क्या है हमारे जो इस क्लाइमेट चेंज में, और बहुत सारे खिदमत पेश करता है हमारा मैंग्रोव्स फॉरेस्ट जो हमारे ये है। मैंग्रोव फॉरेस्ट प्ले वाइटल रोल इन शील्डिंग पोर्ट्स फ्रॉम फ्लड्स, लैंड इरोशन, लिमिट साल्ट वाटर इंट्रूशन, प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फिश। मेन जो इसका है बहुत सारे एकामत है, लेकिन फिश को जो माहौल प्रोड्यूस करता है वो भी क्या है, मैंग्रोव्स करते हैं। साल्ट वाटर है उसकी लिमिट है वो हद में रखते हैं। शेल्डिंग जो है पोर्ट्स की, फ्लड्स की वजह से जो शेल्डिंग पोर्ट्स होते हैं उनको भी मेंटेन करता है। उसके बाद मेन यही है कि साल्टी वाटर है उसको, उसकी जो लिमिट है उसको इंट्रशन भी करता है, मीन्स के हद में रहते हैं। इसकी वजह से वो किसकी, मैंग्रोव्स की वजह से होती है। लैंड इरोशन लिमिट है, लैंड इरोशन की लिमिट भी कम होती है। मैंग्रोव्स फॉरेस्ट आर डिक्रीजिंग रैपिडली ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ इंडस डेल्टा। इंडस डेल्टा है उसकी जो कमी कभी बढ़ जाना कभी कम हो जाना, मीन्स के बैलेंस नहीं रहना, बराबर नहीं रहना, ये मैंग्रोव्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, डिक्रीज करता है, कम करता है। मैंग्रोव्स जो हमारे दरख्त फॉरेस्ट है पूरा उसको कम करता है। सी लेवल राइज पार्टिकुलर लॉन्ग कोस्टल रीजन ऑफ पाकिस्तान की जो लॉन्ग कोस्टल रीजन है उसमें क्या होता है, पाकिस्तान की जो लाइन में सी लेवल वो बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से भी जो मैंग्रोव्स फॉरेस्ट है वो डिस्टर्ब होता है। डिफिशियंसी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। डिफिशियंसी मीन्स के ड्रिंकिंग वाटर जो पीने के काबिल है पानी, उसकी कमी होने। वाटर स्केर्सिटी इन पाकिस्तान हैज़ बीन अकम्पेटेड बाय राइजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जाहिर ही है क्या होगा, पहले तो पानी में ही कमी आएगी ना, का पानी कम हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा तो इंसान साथ के मुश्किलात साथ और भी बढ़ जाएंगे। अंडर द क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान कुड रन ड्राई बाय 2025 as its water shortage is reaching an alarming level। अगर पाकिस्तान 2025 तक क्लाइमेट चेंज पे जो अपने कंट्रोल नहीं करेगा तो क्या होगा, तो वाटर शॉर्टेज की जो हदें हैं वो एक अलार्म लेवल पे, अलार्म मीन्स के खतरे की गिनती पे पहुंच जाएंगी हमारे जो वाटर शॉर्टेज के हैं। अभी 1 साल 2 साल पड़े हैं कंट्रोल करने के लिए अगर पाकिस्तान करे तो। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट ऑफ बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF की मुताबिक जो अभी रिपोर्ट हुई है उसके मुताबिक पाकिस्तान रैंक
थर्ड इन द वर्ल्ड अमंग कंट्रीज फेसिंग एक्यूट वाटर शॉर्टेज। एक्यूट्स मीन्स के ज़्यादा टर्म लॉन्ग टर्म में जो कितने ही वक्त से बहुत वक्त से इस प्रॉब्लम वाटर शॉर्टेज वाले प्रॉब्लम में जो वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ हैं उनमें से पाकिस्तान का नंबर थर्ड नंबर पे है। मीन्स के हाई अलार्मिंग लेवल अभी भी है। उसके बाद क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज बिकमिंग रेयर। पाकिस्तान एंड मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हैज़ लिटिल एक्सेस ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर। पॉपुलेशन जो है मेजॉरिटी है हमारी पॉपुलेशन की, उसमें जो बढ़ाई ज़्यादा होती है, बहुत बढ़ रही है हमारी पॉपुलेशन में, उसकी वजह से हमारा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी कम हो रहा है और बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो फेस करने पड़ते हैं। अर्बन एरियाज आर फेसिंग सीवियर शॉर्टेज ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ड्यू टू ड्राई बेड एरियाज ऑफ रिवर्स। आपको बोला पहले कि थर डिज़र्ट और चौलस्तान है जो, उसमें भी यही प्रॉब्लम होता है कि वो पानी की कमी को बहुत ज़्यादा फेस कर रही हैं। ड्राई बेड एरियाज़ हैं, ड्राई एरिया हैं, तो वहाँ पानी बहुत थोड़ा नीचे है, कमी होती है, कमी नहीं होती है तो मुख्तलिफ जो सोर्स लगाने पड़ते हैं पानी को निकालने के लिए। एंड डिसलाइन इन द रेनफॉल विच हैज़ रैपिडली लो डाउन अंडरग्राउंड वाटर शॉर्टेज टेप। वाटर शॉर्टेज टेबल है जो, उसमें जो रेनफॉल है, अंडरग्राउंड जो बरसातें होती हैं उनमें भी क्या हो, वो भी डिसलाइन हो रही है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम हो जाती है। तो ये भी प्रॉब्लम किसकी वजह से होते हैं? क्लाइमेट चेंज की वजह से। अकॉर्डिंग टू वासा एल के मुताबिक अगर हमारा जो रिपोर्ट आई है उसमें जो लाहौर है, लाहौर में ड्रिंकेबल अंडरग्राउंड वाटर जो है नीचे वाले सतह से पानी निकलता है वो इतना नीचे हो गया है कि 700 फीट बिलो अगर हम बोरिंग करें तो 700 फीट नीचे से बोरिंग करेंगे तब लाहौर में पीने के लायक पानी निकलेगा। ये भी एक अलार्मिंग है। Adoption measures promote clear production in industrial sector for proper waste management, limit carbon dioxide release and effective use of raw material। Proper waste management limit जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है उसके रिलीज होने की जो लिमिट है उसको कम करें। इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल, जो ख़राब मटेरियल है उसका ख़तरनाक इफ़ेक्ट होता है, इसीलिए हम उसको यूज़ ना करें। वर्टिकल अर्बन सेटलमेंट, इंश्योर प्रॉपर लैंड यूज़ प्लानिंग। जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं वहाँ लैंड यूज़ प्लानिंग किया जाए और इनकवरेज वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स टू इंश्योर to secure the agrarian lands for food security। उसके बाद क्या है? एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी बनाया जाए। ट्रांसपोर्टेशन इन कवरेज टू बिल्ड न्यू पाइपलाइन, जो पाइपलाइन है उसको नया किया जाए, उसका जो रीयूज़ करके रीयूज़ ना करें, टूटा हुआ है वो उसको निकाल के। ये सारी बातें, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लिमिट है उसे कम करें, रिड्यूस करें। ये सारे जो हमारे खिदमत हैं इसको कम करने पड़ेंगे। इसकी वजह से अगर ये चीज़ें हम कम करेंगे तो हमारा क्लाइमेट चेंज कम हो जाएगा। एंड्रोज हाइड्रो पावर जनरेशन, हाइड्रो पावर टू कॉम्बीट क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। पाकिस्तान शुड प्रोमोट हाइड्रो पावर जनरेशन। हाइड्रो पावर जो हैं उनको, उनकी जो तादाद उसमें कमी करें और लिमिट द कार्बन हाइड्रोकार्बन इलेक्ट्रिक प्लांट। हाइड्रो पावर जनरेशन लगा है और हाइड्रोकार्बन इलेक्ट्रिक प्लांट्स है जो उसमें उसकी जो हद है उसमें कमी करें। क्लाइमेट रिसिस्ट कंस्ट्रक्शन assimilate द पावर्टी क्लाइमेट चेंज नेक्सस इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनमें तब्दीली आने। एंड्रोज करें क्लाइमेट रिसिस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ होम।
होम्स की जो कंस्ट्रक्शन में उसमें भी ये जो हो सकता है, ऐसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ सी वॉल्स एंड वेजिटेशन कवर्स, जो हमारा जो सी हमारा समुंदर है उसके किनारे पे जो वाल्स हैं उसकी कंस्ट्रक्शन करें, वेजिटेशन नहीं करें, और उसके अगर उसको हम रिपेयर करेंगे तो इफ़ेक्ट नहीं होगा, साइक्लोन का ज़्यादा इफ़ेक्ट कम हो सकता है, फ्लड्स के इफ़ेक्ट भी कम हो सकते हैं। ग्रीन मैन्योर एंड अल्टरनेट फ्यूल, promote use of green manure and provide alternative fuel and livelihood options to forest dependent communities through power deforestation. Make better early warning system, सबसे पहले वार्निंग देने वाला जो सिस्टम है वो बनाया जाए, इम्प्रूव किया जाए। वेदर फॉरकास्टिंग एंड वार्निंग इकोसिस्टम and make better information technology tools like satellites, software, computing and sensors. मुख्तलिफ प्रोग्राम किए जाएँ टेक्नोलॉजीज़ के, टूल्स के, जैसे सैटेलाइट है, सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटिंग एंड सेंसर्स है, वो लगाए जाएँ तो आगाही दी जाए कि ये हम इस चीज़ को फेस कर रहे हैं तो उसको कम, इस वजह से कम किया जा सकता है। इंश्योर प्रोग्राम, गवर्नमेंट शुड इनिशिएट इंश्योर्स programs that would pay out on climate change related disaster occur. जब डिज़ास्टर होते हैं तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड डिज़ास्टर होते हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए प्रोग्राम अपनी जो अर्बन साइड है उसमें प्रोग्राम करे, उनको आगाही दे के क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स हैं, इन चीज़ों से हमको गुरेज करना चाहिए। ये सारा गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। उसके बाद वाटर सेविंग है, वाटर सेविंग इरिगेशन पे प्रैक्टिस, जो हमारे देहात में लोग हैं उनको बताएं कि भाई बाबा इसकी जो वाटर की सेविंग है, वाटर को बचाएं, इसको सेफ रखें। टू सेव वी शुड इनकरेज फार्मर्स टू अडॉप्ट वाटर सेविंग इरिगेशन टेक्नोलॉजीज। जो हमारे फार्मर्स हैं उनको इरिगेशन टेक्नोलॉजीज प्रोड्यूस करें एंड प्रैक्टिस लाइक ड्रिप इरिगेशन, लेनिंग एंड द कैनाल। उनको एक कैनाल की सतह पे उसको प्रैक्टिस करवाएं ताकि वो समझ सके कि इसके अदर सोर्स के कौन से हैं। कैरी आउट पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, एक कैंपेन बनाएं जिसमें पब्लिक अवेयरनेस हो, वो पब्लिक को अवेयर करे। कैरी आउट अवेयरनेस राइजिंग कैंपेन टू क्रिएट बेटर सेंस ऑफ द वाटर इश्यूज, एक कैंपेन बनाएं जिसमें जो आगे चल के पानी के मसलों को बताए और लोगों को अवेयर करे, सुजाग करे। एंड नीड टू कंसर्व द प्रेशियस रिसोर्स, और उसको बताएं कि जो हमारे कीमती रिसोर्स हैं उनको सेव करें, उनको बचाएं। इम्प्रूव अर्बन ड्रेनेज कैपेसिटी, अर्बन ड्रेनेज कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करें। स्ट्रॉम ड्रेन, जो कैनाल्स हैं इन मेजर सिटीज़, उनकी जो ड्रेन कैनाल से नालियाँ हैं उनका जो काम करवाएं, साफ़ सुथरे होए, हर वक्त साफ़ होने। कभी भी बरसात आए तो पानी वहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसे हालात होने चाहिए अगर हो सके तो। क्लाइमेट चेंज रेजिस्टेंट क्रॉप्स, फार्मर शुड ग्रो क्लाइमेट चेंज रेजिस्टेंट क्रॉप्स दैट कैन रेजिस्ट हायर टेम्परेचर, सॉइल वेरिएशन एंड अल्टरनेटिंग वाटर सप्लाईज। और गुड गवर्नेंस, प्रमोट गुड गवर्नेंस एंड रिस्पॉन्सिबल पॉलिसी फॉर इरिगेशन रिस्क मैनेजमेंट एंड एडॉप्शन। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो हमारे इरिगेशन रिस्क है उसका मैनेजमेंट करे, उसमें अडॉप्शन करे, उसको प्रोमोट करे। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि एक कैंपेन बनाए जो इरिगेशन की बात भी करते चलें आगे। और उसके बाद है हमारा डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस, जो मुसीबतें हैं उसके बारे में जो हमारे तैयारियां हैं, तैयारी करना, पॉलिसी मेजरमेंट भी है। डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस रिफर्स टू टेकिंग दैट प्रिपेयर फॉर एंड रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिज़ास्टर।
मीन्स के जो हमारी मुसीबतें हैं उनके असरात हैं उनको कम करने के लिए तैयारी करना, दैट इज़ टू प्रिडिकेट एंड वेयर पॉसिबल प्रिवेंट डिज़ास्टर। देखो जो बहुत हमें सेफ करें वो उपाय अप्लाई करें और डिज़ास्टर से जो पॉसिबल है प्रिवेंट पॉसिबल हैं उनको अप्लाई करें। उससे बाद है डिस्ट्रक्शन बाय डिज़ास्टर कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, देयर इम्पैक्ट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय प्रिपेयरनेस मेयर्स। जो तबाहियाँ हैं डिज़ास्टर के वजह से जो तबाहियाँ होती हैं, डिज़ास्टर मीन्स के मुसीबत की वजह से जो तबाहियाँ होती हैं उसको कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, देयर इम्पैक्टेड। अगर वो इम्पेक्टेड होती हैं तो उसे प्रिवेंटेड नहीं किया जाता है। अगर हमने उसकी तैयारी नहीं की तो बाद में, तो अगर हम साइक्लोन की तैयारी या होती तो नहीं है लेकिन छोटे मोटे जो प्रोग्राम है वो अगर नहीं करते तो साइक्लोन ज़्यादा असर करता है, तूफ़ान ज़्यादा असर करती है। अगर छोटी मोटी जो सेफ्टी है उसको हम कंट्रोल करते हैं तो थोड़ा कम इफ़ेक्ट देता है हमारा साइक्लोन हम पे। उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड टेक द फॉलोइंग मेयर्स, आलोकेट एडॉक्ट फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है एडिक्वेट है उसको एंड उसके जो रिसोर्स हैं उसे इम्प्लीमेंट करें, और एक नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है जिसके शॉर्ट में कहा जाता है NDMA, वो भी इंटरनल सतह पे काम करवाएं। उसके बाद इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, कोलाबोरेशन एंड आउटलाइनिंग द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच कंसर्न डिपार्टमेंट ड्यूरिंग नेचुरल डिज़ास्टर हैं उसके ये सारे तैयारी करनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, जो यही मेयर्स ले सकते हैं हमारी गवर्नमेंट। और उसके बाद क्या, रीडिज़ाइन एंड अपग्रेड स्ट्रॉम ड्रेनेज। पहले भी बात आई थी ड्रेनेज की, अभी भी आई है कि स्ट्रॉम ड्रेनेज जो हैं उसको रीडिज़ाइन करें और उसको अपग्रेड करें और उसकी कैपेसिटी उसको बढ़ाएं। अमूमन जो हमारे बड़ा सिटी है जैसे कि कराची है, लाहौर है, उसको उसके जो ड्रेनेज है उसकी कैपेसिटी बढ़ाएं, उसको बड़े साफ़ सुथरे करके छोड़ दें, जैसे अगर हेवी रेनफॉल हो तो उसमें नुकसान ना हो सके। स्ट्रेंथ ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम, एक पहले वार्निंग देने वाला सिस्टम बनवाएं और सेफ इवैक्यूएशन ऑफ पीपल्स इन फ्लड्स एरियाज, जो पीपल्स फ्लड एरियाज में उसे सेफ करें, उसको मोटिवेट करके प्रमोट करें, अदरवाइज दूसरे प्लेसेस पे सेटअप कराएं। डिज़ास्टर रेसिस्ट बिल्डिंग जो है उसकी कंस्ट्रक्शन है ऑफ डिज़ास्टर फ्लेक्सिबल मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग टू बी यूज एज शेल्टर ड्यूरिंग नेचुरल क्लाइमेट, जो जिसकी कंस्ट्रक्शन नहीं है, जो एतमाद जोगी बिल्डिंग्स नहीं है उनको छोड़ दे और नेचुरल क्लाइमेट की वजह से जो शेल्टर बनाए जाते हैं उनमें सेट किए जाएं लोगों को। उसके बाद है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंश्योर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन अर्ली वार्निंग ब्रॉडकास्ट एंड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन एक्टिविटीज़ हैं उसको अर्ली में बताया जाए। कम्युनिटी में भी यही बात ब्रॉडकास्ट की गई, जो डिज़ास्टर के बारे में अलार्मिंग सिस्टम है उसे बढ़ाया जाए, मेंटोर किया जाए, उसे आवाम तक पहुँचाया जाए ताकि वो उन लोगों में भी अवेयरनेस हो जाए। मेंटोर ग्लेशियर मेल्ट, appropriate mentor of glacier lakes and flood levels in river in case of glacier lake outburst floods. Enforcement of law, formulation and information of river flood plan, एक प्लान बनाएं जिसके जैसे रिवर फ्लड प्लान होता है ऐसा प्लान बनाएं जिसमें इंश्योर किया जाए, बहुत सारी नॉलेज दी जाए कि ऐसे ऐसे आप मुसीबतें आती है, ऐसे ऐसे जो डिज़ास्टर आते हैं, ऐसे ऐसे डिस्ट्रक्शन होती है, उनके बारे में आगाही मुहिम चलाएं। उसके बाद रेगुलेशन और लॉज उसके भी बताएं।
थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें लिंक पे, और हमें कमेंट भी दें, लाइक भी दें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। इसके बाद आपको मिलेंगे दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।